नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स। लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स में हम लगातार देश विदेश के तमाम मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं ताकि कोविड से जुड़े तमाम विषयों की सही जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा पाएं। कोरोना की फर्स्ट वेव की बात की जाए चाहे सेकेंड वेव की बात की जाए, एक चीज जो सबसे ज्यादा सुनने में आई वो है प्लाज्मा थेरेपी। और अभी भी इस प्लाज्मा थेरेपी की खूब चर्चा है। वजह ये कि 17 मई 2021 को हेल्थ मिनिस्ट्री की रिवाइज्ड गाइडलाइंस से कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को बाहर कर दिया गया। सरकारी एक्सपर्ट्स ने इसे किसी भी काम का नहीं पाया। इससे पहले इसे ऑफ लेबल श्रेणी में रखा गया था, यानी कि जिस दवा या उपचार का हमें अप्रूवल नहीं मिलता उसको प्रयोग के तौर पर गाइडलाइंस में रखा गया था। लेकिन लगातार प्लाज्मा थेरेपी पर सवाल उठते आ रहे हैं। आईसीएमआर और एम्स ने मिलकर फिलहाल जो जो फैसला दिया है वो गाइडलाइन से बाहर किया गया है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या होगा, इसका क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं। आई जस्ट चेक ट्विटर और मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या अभी भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए एसओएस कॉल्स आ रही हैं। यस, इट इज वेरी मच देयर। तो कैसे अब डील करेंगे मदद देने वाले केयर टेकर्स और जिन्हें इलाज की जरूरत है वो लोग? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आज हमारे सेशन में मौजूद हैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और डॉक्टर प्रवीण बिजानी, जो पल्मोनरी एक्सपर्ट हैं और करंटली एज अ मेडिकल आईसीयू डायरेक्टर केंटकी बैप्टिस्ट हेल्थ हॉस्पिटल केंटकी यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लंदन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर प्रवीण, आपसे स्टार्ट करते हैं। हमने जाना कि व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी बहुत चल रहा था क्योंकि तमाम जगह पड़ा। जानने की ये कोशिश है कि इसके पीछे की पूरी साइंस क्या है। क्या कोरोना के अलावा ये पहले से यूज होती हुई आ रही है? व्हाट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड दिस होल थेरेपी? क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर प्लाज्मा के बारे में पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि उसके बाद फिर वी विल मूव टूवर्ड्स कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफ्यूजन, आईवीआईजी क्या है। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो ब्लड को हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेटलेट्स, उसके बाद आपके आरबीसीज जो आपके अंदर हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, और उसके बाद हमारे पास बचता है प्लाज्मा। सो जब हम बॉडी में से सारे ब्लड में से सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को रिमूव कर देते हैं तो जो फ्लूइड हमारे पास बचता है वो होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सिर्फ एक फ्लूइड नहीं है, इसके अंदर एल्बुमिन होता है जो बेसिकली प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेट है, और डिफरेंट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं। एल्बुमिन जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखता है। जिन पेशेंट्स के अंदर एल्बुमिन कम होता है उनको स्वेलिंग हो जाती है पैरों में और वाटर लीक करता है। उसी तरीके से ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, और स्पेशल काइंड ऑफ ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स हैं उनकी एक वैरायटी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, जिनको हम जानते हैं आज की डेट में एज एंटीबॉडीज। बाकी भी और तरीके के ग्लोबुलिन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं वो फैक्टर्स जो बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, और उनको कंट्रोल में रखने के लिए हमारी बॉडी के पास एक और बैकअप प्लान होता है कि अगर क्लॉट बन गया है तो कौन से प्रोटीन से उसको तोड़ना है। तो ये सारी चीजें इस प्लाज्मा में होती हैं, और इस प्लाज्मा का यूज आज से नहीं हो रहा है। ये प्री एंटीबायोटिक एरा से हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे, जब हमारे पास रोगों से लड़ने के लिए दवाइयां नहीं थी, पेनिसिलिन नहीं आया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, तब उससे पहले हम लोग दो ही चीजों पे बिलीव करते थे। एक तो एक्टिव इम्यूनिटी की, इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने, सेलुलर मीडिएटेड थेरेपी आई, और इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड जो है आपका कंट्रोल आया। लेकिन जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स बने वैसे वैसे हम इन पैसिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरफ हमने उसको बैक बर्नर पे रख दिया। लेकिन ये आज का नहीं है, ये काफी टाइम से है, और सार्स में, मर्स में, सार्स को 1 में हमने इसका यूटिलाइजेशन किया था। तो इसका जो बेसिक यूज है, जैसे मैंने बताया कि इसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर। तो क्योंकि अगर, और जिसमें जिसकी डेफिशिएंसी होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जन्म से ही उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बनते हैं, तो उन लोगों के अंदर हम प्लाज्मा देते हैं क्योंकि उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेफिशिएंसी होती है। पर उसमें हमें ये देखना होता है कि बाकी चीजें तो उनमें ठीक है, तो फिर हमने उस प्लाज्मा को भी फ्रैक्शनेट कर दिया डिफरेंट सबसेक्शन में।
कि क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर डेफिशिएंट है तो प्लाज्मा का ये वाला पोर्शन देंगे उसमें से, अगर किसी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कमी है तो हम उसे IVIG देंगे। तो ये है प्लाज्मा, जिसके अंदर हमारे सारे बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं और ये काफी इम्यूनोजेनिक भी होता है। जी जी। और किन किन बीमारियों में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, इस प्लाज्मा थेरेपी का थेरेपेटिक या किसी भी तरीके का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है कोरोना के सिवा, अगर स्पेसिफिकली की बात की जाए? देखिए, जैसे किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो ब्लीडिंग कर रहा है और आपने उसको ब्लड की फॉर्म में PRBC दिया, रेड ब्लड सेल्स दिए, तो हम बॉडी के अंदर उसको साथ में प्लाज्मा भी देते हैं 1:1:2, और प्लेटलेट भी अगर जरूरत पड़ता है तो देते हैं 1:1:1 की रेशियो के अंदर। दूसरा, लिवर डिसऑर्डर एंड लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, अगर वो फेल हो जाता है तो बॉडी की क्लॉटिंग फैक्टर, सारा प्रोटीन एक्चुअली लिवर से बनता है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन। अगर लिवर की डिसऑर्डर है, जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं, जो अल्कोहलिक में काफी कॉमन होता है, काफी कभार एक्स्ट्रा वेट की वजह से नैश हो जाता है, उसके अंदर लिवर जो है डैमेज हो जाता है, तो वो प्रोटीन्स बनते नहीं है, और फिर उनके लिए, उनको रिप्लीट करने के लिए हमें जरूरी, क्योंकि फिर वो पेशेंट जो है उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, वो ब्लीड कर सकते हैं, तो उनके क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम वापस करने के लिए हम लोग प्लाज्मा यूज करते हैं। कभी कभार पेशेंट वॉरफरिन नाम की एक दवाई होती है जो कि बॉडी के अंदर INR को बढ़ाती है, काफी आजकल हम यूज कर रहे हैं, तो अगर उसका ओवरडोज हो जाए या उसमें INR काफी ऊपर चला जाए तो उसमें हम देते हैं, तो वो INR को नीचे लाने में हेल्प करती है। कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें ऑटो एंटीबॉडी बनती है, एक का नाम होता है TTP, सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परफ्यूरा, और उसके अंदर प्लेटलेट्स ऑटो इम्यून हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऐसी बनती हैं कि वो एक दूसरे से स्टिकी हो जाते हैं और कहीं पर भी जाके छोटे 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 क्लॉट बनाते हैं, जो कि एक स्पेशल प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसे हम एडम TS13 बोलते हैं। तो वो जिस इंसान में होता है उसका प्लाज्मा लेके हम दूसरे इंसान में डाल देते हैं जिसको ये डिजीज है, ताकि वो उस प्रोटीन को पा सके जिससे ये डिजीज हो रही है। आपने हीमोफीलिया का नाम सुना होगा, उसमें हमारे फैक्टर्स 9 और 8 की कमी होती है, वो पेशेंट्स के अंदर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स उनमें डेफिशिएंट होते हैं, तो हम प्लाज्मा देते हैं ताकि जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। डॉक्टर प्रवीण, यूएस में भी जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको पहले इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल गया था कुछ समय के लिए। आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस, और उस मतलब हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस समय पर फर्स्ट वेव में क्या क्या सिनेरियो था वहां पर पूरा, और उसके बाद जब NIH की जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई उनके बेसिस पर उसको हटा दिया गया, तो उन गाइडलाइंस में ऐसा क्या नजर आया या क्या रैशनल वहां पे पुट फॉरवर्ड किया गया जिनकी वजह से ऐसा हुआ? जब कोविड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्लाज्मा थेरेपी की जो बात है, ये प्री एंटीबायोटिक एरा में हमें इसने काफी हेल्प किया था, और उसके बाद ये बैक बर्नर पे चली गई जब हमारे पास एंटीबायोटिक्स आए। जब कोविड आया तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि इसकी एक एग्जैक्ट थेरेपी वायरस को मारने की बनाई जाए, उसके लिए टाइम लगता है। किसी भी ड्रग को जो कि एक फैक्ट्री में बनती है, एक लैब में बनती है, उसको जनरल पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 या 10 साल लगते हैं, जिसमें मल्टीपल फेजेस के थ्रू वो आती है, फेज 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, जिसमें हम बार बार ये देखते हैं कि कितनी डोज होनी चाहिए, किस डोज के बाद पेशेंट को साइड इफेक्ट आने लगते हैं। पहले एनिमल मॉडल्स में स्टडी होता है, फिर छोटे से, फिर वो जो है ह्यूमन मॉडल में आता है, उसमें भी स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट जो वॉलंटियर करते हैं, उसके बाद फिर उसको जनरलाइज किया जाता है, और उसके बाद भी उसकी सर्वेलेंस होती है कि क्या उसके बाद लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, और वो भी रिपोर्टेबल होते हैं। जब ये 8 या 10 साल का ये स्पैन हो जाता है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो उस समय की फर्स्ट लाइन थेरेपी होगी, उससे उसका कंपैरिजन होता है हेड टू हेड, सुपीरियर और नॉन इंफीरियर ट्रायल। अगर वो ड्रग सुपीरियर निकलती है पहला, या फिर नॉन इंफीरियर निकलती है और सस्ती होती है, तो वो पहली वाली ड्रग को रिप्लेस कर देती है। इस पूरी चीज को होने में 10 से 15 साल लगते हैं, पर कोविड ने हमें इतना टाइम नहीं दिया। तो अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि ये जो साइंटिस्ट हैं सारे, उन्होंने ये तो पता था कि ये प्लाज्मा थेरेपी हमने पहले काम करी है, और ह्यूमन प्लाज्मा तभी बनता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ जब किसी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन हो, उसने इन्फेक्शंस को हरा दिया हो और उसकी बॉडी ने आर्म्स एंड आर्मामेंटेरियम तैयार कर लिया हो फॉर कोविड इन्फेक्शन। तो हम किसी ऐसे पेशेंट को लें जिसकी तबीयत बहुत खराब है, जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में है, और जितना टाइम उनकी बॉडी अभी ले रही है इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में, क्यों ना हम किसी और के बने हुए इम्यूनोग्लोबुलिन्स को लेके उनमें डाल दें, ताकि जितना टाइम लग रहा है उससे कम टाइम लगे और वायरल की रेप्लिकेशन और इम्यून रिस्पॉन्स को हम कंट्रोल कर सकें।
तो हमने ये सार्स में भी यूज किया था, हमने ये इबोला में यूज किया, हमने ये मर्स में भी यूज किया हुआ है। तो इसीलिए शुरुआत में इसे एक्सटेंडेड प्रोग्राम के अंडर रिलीज किया गया। उसका मतलब ये होता है कि आप जो पेशेंट्स किसी ट्रायल में नहीं है लेकिन ये मेडिकेशन उनकी जान बचा सकती है, तो उसको एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम के अंदर, ईएपी के अंदर रिलीज किया गया। और इसके साथ एफडीए ने उसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए भी रिलीज किया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है और अभी हमारे पास डेटा कलेक्ट ही हो रहा है, लेकिन पुरानी डेटा की वजह से अगर हमें लगता है कि इसमें बेनिफिट हो सकता है, तो हम इसको अभी ऑथराइज कर देते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में जो बहुत सिक है। तो शुरुआत में तो ये इस वजह से ये डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ये पहल थी। डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे वर्ल्ड में, उन सब ने ये जो है डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर इट एंड सी व्हाट हैपेंस। लेकिन हल्के हल्के करके आपके पास डेटा आता है और डेटा बहुत पावरफुल होता है। उससे आपको ये पता लगता है कि कितने लोगों में दिया, कितने लोगों में क्या साइड इफेक्ट आए, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग और खराब हो गए। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता है उतना ज्यादा रिफाइन होता जाता है डेटा। एक स्मॉल नंबर से आप ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन पे उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो आपको एक बहुत बड़ा डेटा चाहिए जिसको आप जो है जनरलाइज कर सके। तो जैसे जैसे ये डेटा यूएस में आता गया, वैसे वैसे हमें हमारे एंड हर एक स्टडी के कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं। अभी जैसे हम एक अम्ब्रेला टर्म यूज कर रहे हैं कि एनआईएच, एफडीए और आईडीएस से, जो इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, या एससीसीएम, सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इन्होंने फर्स्ट लाइन थेरेपी से निकाल दिया प्लाज्मा को। तो हमने तो ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसमें कारण क्या होता है कि हमने दो तीन चीजें हम देखते हैं किसी भी स्टडी का एंड पॉइंट। पहला एंड पॉइंट, जो प्राइमरी एंड पॉइंट था, वो यही था कि क्या ये मोर्टेलिटी रेट को कम करता है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि मृत्यु दर या नश्वरता, उसको ये कम करता है कि नहीं करता है। अगर ये वाला पेशेंट इस स्टेज में आता है तो क्या उसका रिजल्ट आता है। दूसरी चीज हमने ये उसके सेकेंडरी एंड पॉइंट्स ये होते हैं कि आपने किसी को ये किसी ऐसे पेशेंट को दिया जो मॉडरेट टू सीवियर डिसऑर्डर का था और उसको अभी इंटुबेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हो सकता है हाई फ्लो पे हो या वो बाईपैप पे हो। तो क्या इसको देने से हम इंटुबेशन को अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला तो मोर्टेलिटी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ तो रुकना ही चाहिए। और दूसरा कि क्या हम सीवियर डिजीज का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, क्योंकि बेड और रिसोर्सेज की भी किल्लत थी। तो अगर किसी पेशेंट को इंटुबेशन से हम बचा सकते हैं तो किसी और को मिल सकता है जिसको जरूरत है वो बेड। तो जब इन दोनों एस्पेक्ट में वो ड्रग सीवियर डिजीज के पेशेंट में फेल हो गई, तो हमें ये तो पता लगा कि चलो इसका बेनिफिट तो नहीं नजर आ रहा है। जब भी आप किसी मेडिकेशन की बारे में बात करते हैं तो हम दो एस्पेक्ट को देते हैं। पहला तो उससे होने वाला बेनिफिट और दूसरा रिस्क। कोई मेडिकेशन जो मार्केट में आती है, जो रिलीज होती है और एफडीए अप्रूव करता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े मोटे तौर पे ये होता है कि उसमें रिस्क जो हो वो कम हो और बेनिफिट जो हो ज्यादा हो। जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना जल्दी एफडीए उसको अप्रूव करेगा। तो जब फिर हमने तो इसका बेनिफिट वाला साइड तो हमें मिला नहीं, अब हमने ये देखा कि इसके रिस्क क्या है, क्योंकि अभी भी डेटा इनसफिशिएंट है और इसके बारे में हम और बात करेंगे किन लोगों में अभी भी इनसफिशिएंट डेटा है जिसपे हम कोई अभी गाइडलाइन नहीं दे सकते। जब हम हार्म की बात करते हैं तो हार्म के अंदर कोई भी बॉडी का प्रोटीन, अगर आप मेरी बॉडी का प्रोटीन किसी और की बॉडी में डालेंगे तो वो उसके लिए एंटीजन का काम करेगा ही करेगा। हम इसी वजह से हम ब्लड और जो है ब्लड ग्रुपिंग मैच करते हैं। किसी को भी ब्लड देने से पहले ए वाले को ए मिलता है, बी वाले को बी मिलता है, ए बी वाले को ए और बी में से दोनों मिल सकते हैं, और ओ वाले को सिर्फ ओ ही मिल सकता है। तो जैसे जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, अगर मेरी बॉडी का प्रोटीन अगर आप निकाल के किसी और को देंगे तो वो एंटीजेनिक होगा और हम मैचिंग करते हैं। लेकिन कितनी भी आप कोशिश कर लें 100% मैच कभी भी नहीं होगा कि हर इंडिविजुअल का HLA, MHC, ये कुछ DNA लेवल की चीजें होती हैं जो कि हर किसी में थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ब्लड ग्रुप चेंज होते हैं, RH एंटीजन होता है, RH नेगेटिव होगा, RH पॉजिटिव होगा। तो उससे डोनर ने जैसे प्लाज्मा दिया तो रेसिपिएंट की बॉडी उसको इंटरैक्ट करेगी एज अ फॉरेन बॉडी समझ के, और जो मेरी बॉडी से प्रोटीन गए हैं वो रेसिपिएंट की बॉडी को भी एक एंटीजन की तरह, एक फॉरेन बॉडी की तरह बिहेव करेंगे, और उनके बीच में एक टसल होता है जो कि हम जब ट्रांसप्लांट की भाषा में बात करते हैं तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन या ट्रांसवर्सेस वर्सेस होस्ट रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। तो ये जब हम लोगों ने देखा कि ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये ज्यादा हैं और इससे बेनिफिट नहीं है पर ये रिस्क हैं, तो इसी वजह से NIH ने ये डिसाइड किया और
और इसके अलावा फ्रॉम लंग स्टैंड पॉइंट, ये तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात हो गई, उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड ज्यादा दिखने लगी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि जिन लोगों में 2 या 3 लीटर ऑक्सीजन पे हम लोगों ने उनको रेमडेसिविर और स्टीरॉयड स्टार्ट किया, और साथ में उनको इनिशियली प्लाज्मा मिला, से 1-1.25 साल पहले की बात है, तो वो पेशेंट जो है एकदम 2 लीटर से सीधा 6 लीटर, 6 से 8 और 15 लीटर तक चले गए और इंट्यूबेट नहीं हुए। लेकिन उन लोगों को बहुत टाइम लगा, लंग में जो है वॉल्यूम ओवरलोड हो गया। एक डिजीज लंग की होती है जिसे बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, वो भी हमें नजर आई, तो उसमें व्हाइट स्पॉट लंग में बढ़ गए। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, कुछ लोग हायर ऑक्सीजन पे थे तो वो इंट्यूबेट हो गए। तो हमें ये सारे ट्रेंड भी नजर आने लगे कि बेनिफिट तो नहीं हो रहा है पर रिस्क ज्यादा है, हार्म ज्यादा हो रहा है, और कुछ लोगों में हाइपोटेंशन भी हो रहा है। तो उस कंडीशन की वजह से NIH, SCCM, IDSA, FDA ने ये डिसाइड किया कि इसको पुल बैक करते हैं, और अभी पहले और डेटा आना चाहिए कुछ अलग पेशेंट पॉपुलेशन के लिए, देन वी विल कंसोलिडेट एंड गेट बैक टू पॉपुलेशन। आपने अपने एक्सपीरियंस में द होल दिस प्लाज्मा थेरेपी थिंग दैट्स गोइंग ऑन, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हैज इट रियली वर्क, और अगर उसने काम किया तो कौन से केसेस में काम किया, क्या वो माइल्ड केसेस थे या मॉडरेट केसेस थे या सीवियर केसेस थे? आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन क्या रही इस थेरेपी के साथ काम करने की? See, we started plasma therapy last year. Last year जब COVID आया, the first phase of COVID आया, so we were a part of the ICMR Placid trial जो यहाँ पे हुई। अब देखिए उस समय जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, एटलीस्ट बिल्कुल अननोन एरियाज था। हमने ये अज्यूम किया कि हर कोई डोनर के अंदर एंटीबॉडीज होंगी और वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में फायदा करेंगी। And when this trial was completed, almost जब completion हो रहा था, so by the end we realized कि सारे donors में antibodies नहीं हैं। उसका रीजन ये था कि that assumption was we never had kits how to test for these antibodies। कोई चीज नहीं आती है तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है कि हम उसको टेस्ट भी कर सकें। So when we got the testing kits and retrospective में हम लोगों ने टेस्ट किया तो we realized कि बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडीज तो थी नहीं जिनको हमने ट्रांसफ्यूज किया, तो एक तरह से वो प्लाज्मा थेरेपी के पार्ट ही नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे, कि जब हम उसमें एंटीबॉडीज ही नहीं है तो क्या इन्फ्यूज कर रहे हैं। वेल सी दैट वाज अनदर इजी। लेकिन उस ड्यूरेशन से लेके जो सेकंड फेज ऑफ कोविड के बीच में भी बहुत प्लाज्मा इशू हुए, एंड देयर वाज अ बिग डिमांड फॉर प्लाज्मा, एंड इफ नॉट ऑल 50% ऑफ पेशेंट रिएक्टेड वेरी पॉजिटिवली। एंड थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे कि जो ऑलमोस्ट जैसे होता है कि अब आगे तो कोई इश्यूज ही नहीं है, वो लोग कहते हैं क्रिटिकली इल में कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन in contrary to that, in a personal experience, we found many patients who were critically ill and improved. Again, I say not everyone, because it's not heard just now. तो उसमें reactions जो होते हैं, obviously वो reactions are always there. Whenever you transfuse an SDP, हमारे SDP जब transfuse होते हैं, ये reactions होते हैं। Even though plasma therapy में हम लोग ज्यादा, we are not taking any plasma from a multiparous, women strictly from a nulliparous women who's never been pregnant also, to avoid TRALI, जो transfusion related acute lung injury है। and उसके साथ बहुत सारे ifs and buts लगे हैं, लेकिन जैसे इंडिया में होता है, even RBC has a lot of transfusion reactions, platelets as well as plasma as well as सब चीज से reactions होते हैं, लेकिन unfortunately reporting बहुत कम है, which you all know, because most of the time immediate reactions भी पहचान ले जाए तो बहुत बड़ी बात है, delayed तो कभी पहचाने ही नहीं जाते हैं। तो जो reporting कम है, so that doesn't happen कि blood component से reactions नहीं होते हैं, it's a source of reaction, and the same goes with plasma। लेकिन blood transfusion कभी बंद नहीं हुआ, because obviously the benefit outweighs the risk, वो risk तो है transfusion reaction का। दूसरी बात है बेनिफिट विच आई से, जब हम एक ऐसी फेज में हैं कोविड के कि आज की तारीख में हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एज यू ऑल रियलाइज, आप स्टेरॉइड दे दो बट यू कैन नेवर बी श्योर कि स्टेरॉइड से वो बिल्कुल रिकवर कर जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स डिटोरिएट भी कर जाते हैं, एंड ऐसे कि बहुत सारे रिकवर भी करते हैं स्टेरॉइड से,
It goes both the ways. The same goes for the remdesivir, the same goes for the tocilizumab. They are all experimental therapy. हम किसी के लिए, and the same goes for plasma therapy. Plasma therapy में जो ये trials हुए from mild to moderate, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, in fact बहुत सारे literature, Indian literature published हैं कि people recovered after plasma therapy and they were followed up. छोटी छोटी ट्रायल्स हैं, ऑब्वियसली इतनी बड़ी ट्रायल्स नहीं हुई, लेकिन चाहे दिल्ली के एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश हुए उसके ऊपर. एंड टू शो दैट severely and critically ill patients में भी it has been useful, and but you cannot take it as a blanket rule because still it's an experimental therapy. अभी ICMR ने जो भी उसमें बोला है, I think so because they're saying कि एक नए mutant strains produce हो रहे हैं. When we are saying कि एक mutant strains produce हो रहे हैं, so we need to say there is no evidence based medicine. अभी तक कोई एविडेंस या कोई लिटरेचर नहीं पब्लिश हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी से म्यूटेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया. एंड वायरस का तो कैरेक्टर ही है म्यूटेशन, वो तो म्यूटेट करेगा ही करेगा, स्पेशली दिस कोविड विदाउट एनी थेरेपीज म्यूटेटिंग. सो व्हाट वी फील कि इन द होल ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कम्युनिटी ऑल ओवर द कंट्री, because I'm the vice president of the Transfusion Medicine Society, so they feel that these things जो उन्होंने proofs दिए हैं, they are uncalled for. They don't have solid evidence to say that it is not useful, and especially in a time where COVID, where even saving 1 or 2 lives is as important, because then if you may not be able to save 50 lives, but आप उसमें से 2-3 भी बचा लो, तो that is equally important. And आज तक कोई curative treatment तो हुआ नहीं COVID का. That's why we have so many mortalities. So calling of plasma therapy is not justified maybe for the patients, because anyone who wants to give it a try and have a source where the patients deteriorate कर रहे हैं, उन्होंने सारी modalities try कर ली. And that's why our drug controller, that is the FDA, still has given an off-label approval, and they've told us you continue with it because we still don't have a choice. We don't have choice कि हमारे पास कोई treatment शुरू हो गया और हम कह दें कि अब हमें ये experimental treatments की जरूरत नहीं. जी, इससे पहले भी लेकिन एक बार अक्टूबर 2020 में जो ICMR की तरफ से ये बात आई थी और एक स्टेटमेंट भी दिया गया था कि ट्रायल्स किए गए बट इट्स नॉट वेरी मच इफेक्टिव, ये बताया गया था, लेकिन प्रॉपर्ली शायद कम्युनिकेट नहीं किया गया, उस वजह से बहुत सारी चीजें हुई. अब सवाल ये उठता है, चूंकि लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा है कि अब प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट इन द लिस्ट, लेकिन अभी भी चूंकि डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि कई सारे SOS कॉल्स हैं, तो ma'am, what would you recommend to those doctors and those patients who are still awaiting plasma donation? Should they continue? क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? अभी आपकी क्या एडवाइस? हमारी तो एडवाइस है कि the physician or the doctor should have the right to treat his patients. Going for few erratic reports which may not be so substantiated, when we don't have a proper cure for a patient, if a treatment and things, so that is the right of a physician or a doctor to give the best possible treatment to the patient. अगर उसने सब modalities दे रही हैं, उन्हें लगा है कि improve कर जा रहा है, तो they should have the right to continue. And I think so the drug authorities of our country has also approved this, कि आप उसको भी off label की तरह continue करिए. And irrespective of the statement of the ICMR, which is their own reasoning, which they have thought, जो भी अपने हिसाब से उन्होंने सोचा, maybe they may be right in the long run, they may be wrong in the long run, we really don't know, because still it's an experimental therapy. लेकिन अगर कोई physician या कोई clinician अपने patient को treat करके उससे cure करना चाहता है, which I think so basically all clinicians, कोई clinician अपने patient का नुकसान नहीं करता है, so they should have the liberty to treat them according to what they think is right, as well as to give the best possible treatment to the patient. एक और सवाल जो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी कि ये कितना सच हो सकता है, बताया गया रीजनिंग में कि प्लाज्मा देने से दैट दिस न्यू स्ट्रेन्स, वो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे उस पे? वी विल स्टार्ट विद डॉक्टर प्रवीण. देखिए, जो स्ट्रेन्स की हम बात करते हैं, जैसे आई एग्री विद डॉक्टर तुलिका की वायरस का इनहेरेंट नेचर है म्यूटेट करना, नया नया स्ट्रेन आना, और जितना आप वायरस को अटैक करेंगे वो अपनी को बचाने के लिए अडैप्ट भी करेगा. आप अटैक करेंगे वो अडैप्ट करेगा, ये नेचर का रूल है, तो वो चेंज होता रहेगा. लेकिन सिर्फ बहुत ही कुछ स्मॉल केस रिपोर्ट्स में है
कि अगर किसी को ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बचपन से ही नहीं बनते हैं, या बड़े होके वो उनकी बोन मैरो में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए कि नहीं बन सकते उनके इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो उन पेशेंट्स में ये देखा गया और कि वो जो वायरस है, वायरस का रेप्लिकेशन है, वो परसिस्टेंटली थोड़ा चलता रहता है। और जब उनको कोविड-19 प्लाज्मा के साथ ट्रीट किया गया तो उनमें नया स्ट्रेन आने के चांसेस हैं, रिस्क है। ये नहीं बोला गया कि आ जाता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो परसिस्टेंट रेप्लिकेशन किसी भी चीज का होगा, म्यूटेट तो वो करेगा ही करेगा, हर एक जनरेशन चेंज होती चली जाएगी। तो हो सकता है कि ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन जो लंबे टाइम से चल रहा है उसके अंदर म्यूटेशन ऑटोमेटिकली आ गया, और जब हमने प्लाज्मा दिया तो उसके साथ वो कोरिलेट हो गया, पर वो कॉजल नहीं है, वो सिर्फ एक उसके साथ पैरेलल कोरिलेशन है। तो इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं है, पर अभी तक ऐसी कोई बड़ी स्टडी नहीं आई है, कोई ऐसी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है जो ये कहे कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से कोई न्यू स्ट्रेन आया। मैम आप कुछ कहना इस पे ऐड ऑन करना चाहेंगे? I agree with Dr. Praveen, which I said, because जो justifications दिए गए, this is what I'm trying to say. The justifications for removing plasma therapy do not hold good academically, क्योंकि virus as such will mutate. Whether you do plasma therapy or not, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो उसका nature ही है. And अभी तक हमें कोई ऐसा solid proof नहीं मिला है कि plasma therapy is causing mutation. And to stop giving the benefit, जो भी benefit किसी patient को मिल रहा है, and again it's a cost free benefit, it's a very simple benefit. FFP transfusion, कितने सारे जो patients हैं हमारे COVID के patients हैं उनको FFP भी दिया जा रहा है because they have certain bleeding disorders. So जो FFP में risk है वही एक तरह से plasma में भी risk है, that's 200 ml, and अगर आप 4 units FFP दे रहे हैं तो that's approximately 600 to 700 ml non-COVID FFP I'm talking about. तो उस हिसाब से तो प्लाज्मा में रिस्क कम है because that is coming from a procedure of plasmapheresis which is much more safer. उसमें totally leukodepleted product होता है as compared to FFP which is not even leukodepleted, तो वो safer होता है उस compared से, क्योंकि अब वो सीजन टाइम चला गया कि केवल हम mild to moderate patients को देख रहे थे. Now we are seeing severe patients जिन पे बहुत सारी चीजें हैं, dialysis हो रही है, कैंसर हो रहा है, I mean so many other diseases are also there, तो उनको उसका सपोर्ट भी चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, so they're exposed to so many things, and stopping plasma therapy just because कि एक assumption है with no proof is, I think so, is not fair for the patients. हालांकि लैंसेट की जो स्टडी आई थी रिकवरी नाम से, एक बहुत बड़ी स्टडी कंडक्ट की गई थी और उसमें बताया गया था कि कैसे जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कारगर नहीं है। उस पर आपके ओपिनियन जानना चाहूंगी। डॉक्टर तुलिका आपसे शुरुआत करते हैं। जो लैंसेट में इनफैक्ट जो दिया गया है स्टिल देयर उन्होंने एग्जैक्टली प्रूव नहीं किया है. that is there just an assumption that maybe mortality is not improving. So what happens is in plasma therapy जब एक चीज तो देखी गई है जो majority of cases में देखा गया, the patient it's not magic as it is expected. कोई उठ के उससे खड़ा नहीं हो जाता है या बिल्कुल मरते हुए बिल्कुल जिंदा नहीं हो जाता है, लेकिन it helps in stopping the progression of the disease. And इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो प्लाज्मा थेरेपी की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज इरैशनल यूज ऑफ प्लाज्मा. इरैशनल आप उसको उस वक्त दे रहे हैं जब वो पेशेंट आरटी-पीसीआर एंटीजन नेगेटिव हो चुका है, तब तो उसको देने का मन नहीं. लाइक पीपल आर गिविंग इट नॉट इन द राइट वे वेयर इट शुड बी गिवन, एंड जब उसको सही तरीके से दिया नहीं जा रहा है तो मे बी तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक से कोरिलेट नहीं हो पा रहे हैं, मोर्टेलिटी हो रही है. एंड जिन क्लिनिशियंस हैव गिवन इट एट द राइट पॉइंट, many of them have got really good results. This is what I'm trying to say. तो जब आप इस तरह की स्टडीज देखते हैं तो आपको दोनों एंड्स देखने हैं, the recipient as well as the giver. आप गिवर की क्वालिटी देख रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर जो क्वालिटी दे रहे हैं प्लाज्मा, and you're seeing the vitals, but you're not even seeing the point at which it was transfused. And no, I know it's a very difficult study to carry out, क्योंकि ये रिकॉर्ड एंड डेटा accumulate करना भी काफी मुश्किल काम है इतनी बड़ी कंट्री में, लेकिन still personal experiences show that many patients are responding. डॉक्टर प्रवीण, आपका भी इस पर व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे कि जैसे कि अभी मैम ने कहा कि इट्स नॉट एंटायरली प्रूव्ड, क्योंकि मैं भी उसको पढ़ रही थी एंड देयर वर सम पर्टिकुलर टर्म्स
आई जस्ट मेंशन देम कि एक स्पेशल पॉपुलेशन होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिनके पास होती है। पहली बात मुझे ये समझना होगा कि व्हाट दिस होल थिंग इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंड उसके लिए स्पेसिफिकली लैंसेट में दिया गया था कि इट मे वर्क फॉर देम, the plasma therapy can work from them. What do you want to comment about this? पहली चीज तो जो डिसीजन यूएस में आया, वो 11 RCT रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बाद उनको एक्यूमुलेट करके उनके सारे 70,000 पेशेंट्स का डेटा था वो, और एक लार्ज रजिस्ट्री के बाद IDSA और NIH ने ये दावा किया कि भाई हमारे यहाँ ये काम नहीं करे। पर अगेन मैं ये बात बोलूंगा, एंड आई एग्री विद डॉक्टर चंद्रा, की दोनों कंट्रीज के डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट है, दोनों कंट्रीज के अंदर वेरिएंट डिफरेंट है, दोनों कंट्रीज के अंदर हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो जो चीज यहाँ पे काम नहीं करी, जो चीज हो सकता है इंडिया में काम करे, और जो इंडिया में काम करे हो सकता है वो यूएस में काम ना करे, क्योंकि वायरस का स्ट्रेन भी डिफरेंट है। और दूसरा, हम लोग अगर इंडिया में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री आज भी एपिडेमियोलॉजिकली कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स को ज्यादा डील करती है, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इन्फेक्शन, टीबी। और यूएस में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आपका HIV है, साथ में कैंसर्स हैं। तो ये डिजीज का स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट है, तो लोगों की रोगों से लड़ने की भी शक्ति ज्यादा है। यहाँ पे एजमा बहुत ज्यादा है, इंडिया में एजमा ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्लीनलीनेस होती है, तो कभी एलर्जन एक्सपोज नहीं होता। तो हम दोनों स्टडीज, एक स्टडी को करके जो कि यूएस बेस्ड है, उसको इंडिया पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इंडिया को अपने पेशेंट पॉपुलेशन की, अपने डेमोग्राफिक्स की एक स्टडी करनी होगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल का DNA अलग होता है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, रोगों से लड़ने की हर इंसान की शक्ति अलग होती है। जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो दो तरीके की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है, एक होती है सेलुलर, एक होती है ह्यूमरल। सेलुलर के अंदर हमारे लिम्फोसाइट्स आते हैं, B सेल्स होते हैं, T सेल्स होते हैं। ये T सेल भी फर्दर डिवाइड होते हैं, CD4, CD8, किलर सेल्स, मेमोरी सेल्स, हेल्पर सेल्स। जब कोई एंटीजन आकर हमारी बॉडी पे दस्तक देता है, हमारे सेल्स को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, कि देखो मैं आ गया, तो वो फटाक से जाके उसको लग जाते हैं, दे एक्ट एज अ पोस्ट मास्टर, फटाफट से जाके बोन मैरो में और जहां पर ये सेल्स बनते हैं उनको जाके बताते हैं कि एक नया एंटीजन आया है जो हमारी बॉडी का नहीं है। और बॉडी जो है दो तरीके का रिस्पॉन्स लाती है, एक तो सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है आपके T सेल्स और B सेल्स का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। ये सेल्स डायरेक्टली उस जगह पे जाते हैं, शुरुआत में न्यूट्रोफिल्स जाते हैं, इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे इन्फेक्शंस के अंदर हम न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये सारे के सारे उस जगह पे जाके उसे अटैक करने की कोशिश करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एंटीजन कहाँ से। बैक्टीरिया का है तो न्यूट्रोफिल पहले जाएगा, वायरस का है या फंगस का है तो लिम्फोसाइट्स जाएंगे, और वो उस आर्मामेंटेरियम के साथ जाते हैं जिसको वो टैकल कर सके, और वो अपनी कॉलोनीज स्टार्ट कर देते हैं कि ये आर्मी का सेट तो जा रहा है, दूसरी तैयार करो। तो बॉडी की ये है सेलुलर इम्यूनिटी। अब किसी भी सेलुलर इम्यूनिटी के साथ साथ हम एक और इम्यूनिटी की बात करते हैं, वो होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन का काम क्या होता है कि ये जो हेल्पर T सेल्स होते हैं, ये एक और जगह जाके एक बटन ऑन कर देते हैं कि भाई हमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी साथ में चाहिए, और उसका रीजन ये होता है, इट मेक्स द एंटीजन प्लेटेबल। वो उसको कोट करके फटाफट से न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन आगे ना जाए। और दूसरा फेगोसाइटोसिस एक वर्ड होता है, जिसमें एक पार्टिकल जो हमारा सेल है वो दूसरे को इनगल्फ कर लेता है और खा जाता है, और उसको फिर अंदर अपने सेल के अंदर उसको तोड़ देता है। दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस को इंप्रूव करने के लिए, उसको जल्दी करने के लिए हमें इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में G होता है, A होता है, M होता है, E होता है, और ये भी डिपेंड करते हैं क्या क्या एंटीजन हम लोगों के सामने आ रहे हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम IgM की बात कर रहे हैं, जो जल्दी आता है। इसके बाद जो परसिस्टेंट इम्यूनिटी आती है वो G की वजह से आती है। तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी बहुत जरूरी है फेगोसाइटोसिस के लिए, वायरस की रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, और उसकी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। बेसिकली आप उसके चारों तरफ एक कवर लगा रहे हो ताकि वो उतना इलिसिट ना कर सके रिस्पॉन्स, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म की बात करते हैं या इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। अब जिन लोगों में इसकी कमी है, या जिन लोगों के अंदर सेलुलर इम्यूनिटी की कमी है, उनके जैसे HIV के पेशेंट होते हैं, या CVID कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी, उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों के अंदर। कुछ बच्चे पैदा होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके अंदर ये प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है, उनके पास ये है ही नहीं डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का। तो अगर कोविड आएगा, बेसिकली वो बबल बेबीज कहे जाते हैं, क्योंकि उनको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन ना पकड़े। तो ऐसे लोगों के लिए जिनमें इम्यूनिटी आपकी लेवल कम है, अगर उन्हें कोविड पकड़ लेगा या कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेगा, तो उनके पास तो कोई बैकअप ही नहीं है लड़ने का।
तो उस कंडीशन में एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA के अंडर एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम में इसके ये रिलीज किया गया कि बहुत ही सीवियर पेशेंट है, अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, इंटुबेटेड है, तो इन पेशेंट्स में हम ये दे सकते हैं। बट अभी भी डेटा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ना ही वो इसको रिफ्यूट कर रहे हैं और ना ही इसके फॉर में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं डेटा इतना है ही नहीं कि हम इसको जो है या तो फॉर में बोलें इसके या नेगेटिव में बोलें, क्योंकि एक तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का नंबर बहुत छोटा होता है, ये हर किसी में आपको नहीं मिलेगी। एक तो ऐसी डिजीज जिसमें बहुत कम लोग होते हैं और उनके अंदर ट्रायल अगर जा भी रहे तो उससे डेटा को आप जनरलाइज कर सकते हो कि नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसीलिए ना ही उसके फॉर में है ना ही अगेंस्ट में है, बट थ्योरेटिकली जो साइंस हम पढ़ते हैं वो जरूर ये हमें थ्योरेटिकली इसका आइडिया लगता है कि हाँ, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है तो अगर हम इनको इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे तो शायद कुछ काम कर जाए। जी जी। तो अभी स्थिति, मुझे, मैं जितना आप लोगों को सुना, मुझे स्थिति लग रही है कि अभी वी आर सेलिंग, दो नाव में सवार हैं टाइप्स, ऐसी स्थिति हो रही है। एक वायबल सोल्यूशन की अगर हम बात करें फॉर इंडियन डेमोग्राफिक्स, डॉक्टर तुलिका आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट कि हाउ वी शुड टेक इट फॉरवर्ड इफ वी टॉक अबाउट प्लाज्मा थेरेपी के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें कि हाउ वी शुड गो फॉरवर्ड इन दिस रिस्पेक्ट पर्टिकुलरली? What I think so, we need another and introspective analysis of the present modalities for the COVID. See, हमारी modalities are changing every few days, as you all know. हम मतलब हर दिन हम लोग थोड़े दिनों में treatment guidelines बदल रही हैं, because obviously the reason is obvious. People are not very sure because of how the virus will behave. तो अगर कोई भी therapy है जिससे थोड़े लोग भी benefit हो रहे हैं, if not all, because they prove symptoms improve होते हैं plasma therapy से, and I mean that's documented also. So why not give them the benefit, and instead of withdrawing the benefit at all, and as soon as we get a good treatment या कुछ definite treatment मिल जाता है, obviously then we should stop any experimental treatment. लेकिन जब तक हमें नहीं मिल रहा है तो let's give the patient benefit whatever he deserves. डॉक्टर प्रवीण, आपसे भी इस पर जानना चाहेंगे कि what do you think about it? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अगेन बिकॉज कंट्री अलग है, पेशेंट पॉपुलेशन अलग है, मेरा काफी डिफरेंट है। और मैंने यही देखा कि जब हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमने, और आज हमने अभी बंद नहीं किया ये प्लाज्मा ऑलमोस्ट 8 या 9 मंथ्स पहले ही बंद हो गया था यूएस में हमारे हॉस्पिटल में। और उसके बाद पेशेंट पॉपुलेशन जनरली आईसीयू तक नहीं आई। बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो हायर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे गई, 2-3-4 लीटर, उनको कोई प्लाज्मा नहीं मिला, एंड देन दे स्टेड देयर एंड स्लाइटली एंड स्लोली इम्प्रूव, और उसके बाद मिनिमल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बाद वो लोग घर चले गए। पर मैंने ये जरूर देखा कि मेरे आईसीयू एडमिशन जो हैं वो काफी कम हुए। यहाँ पे हम काफी क्लोजली डेटा को मॉनिटर भी कर रहे थे, हर एक हॉस्पिटल अपने डेटा को मॉनिटर कर रहा था। और जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया, अगेन वो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और एक नहीं 11 ट्रायल्स को सम अप करके लिया गया, और एक लार्ज रजिस्ट्री को, तो 12 ट्रायल्स अगर आप देखें, रजिस्ट्री देखें, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे नंबर कम हुए। बट अगेन एज आई सेड कि दोनों कंट्रीज के डेमोग्राफिक्स, एपिडेमियोलॉजी बहुत अलग है, और इसी वजह से जो है इंडिया में एक बड़ा ट्रायल की जरूरत होगी इस चीज के फॉर या अगेंस्ट बोलने में। लेकिन अभी यूएस में दी बिगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो FDA हो, NIH हो, या IDS से हो, SCCM हो, ये सारे के सारे दे आर अगेंस्ट द यूज ऑफ प्लाज्मा इन अ वेरी सीवियर केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेरी सीवियर केस, वेंटिलेटेड इंटुबेटेड हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। जैसे कुछ जो अभी हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करी या माइल्ड केसेस वाली बात करी, उसमें इतना डेटा ही नहीं है कि हम उसमें ये कोई भी फॉर या अगेंस्ट बोले। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, जो हम एटलीस्ट एक मिडिल वे पर पहुंच पाए। और आई वुड रिक्वेस्ट कि अथॉरिटी शुड लुक इनटू दिस, और जो हमारे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है वो बात आगे, क्योंकि अभी जैसे एक्सपीरियंसेस डॉक्टर्स के पर्सनली हुए हैं, फॉर देम इट इज वर्किंग, प्लाज्मा थेरेपी वर्क कर रही है, पेशेंट्स पर भी कुछ कह रहे हैं वर्क कर रही है।
सो बहुत सारा कमोशन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। आई होप चीजें जल्दी क्लियर हो, जिस तरह से डॉक्टर तुलिका ने अभी बात की कि एक वैसी एनालिसिस की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस की अभी हमें जरूरत है, तो वो आगे हो और इसमें जो हमारी अथॉरिटीज हैं, जो हमारी हायर मेडिकल अथॉरिटीज हैं, वो पूरा सपोर्ट करे, वो पूरा पार्ट ले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुलिका और डॉक्टर प्रवीण, जो आप लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स पर आए और हमारे तमाम सवालों के, हमारे तमाम कंफ्यूजन्स को दूर किया। थैंक यू सो मच। Thank you.